नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। नया फल बाग लगाते समय ध्यान देने योग्य जरूरी पहलू। लेमन ग्रास की खेती से किसान कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा। बरसात का समय है और इस समय कई किसान भाई नए फलों बागों को लगाते हैं। चूंकि फलदार वृक्ष कई सालों बाद उत्पादन देते हैं, ऐसे में फल बागों को लगाते समय सभी पहलुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए, नहीं तो अभी आपके द्वारा की गई गलती का खामियाजा आपको आने वाले वर्षों में भुगतना पड़ सकता है। तो नए फल बाग को लगाते समय आप किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला बांका के वैज्ञानिक डॉक्टर मुनीश्वर प्रसाद से। नए बागों का रेखांकन बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है बाग बगीचा लगाने के लिए। बाग बगीचा बहुत लंबे अवधि का फसल उस पर लगते हैं, जिसके कारण उसको ध्यान रखते हुए ये ध्यान रखना है कि हम उसकी रेखांकन और सही दूरी पर लगाना अति आवश्यक है। अगर आप सही दूरी पर और रेखांकन सही करके लगाते हैं तो उसमें बहुत सारी विधाएं करने में सुविधा होती है किसानों की, जैसे कि निकाई गुड़ाई करना, खरपतवार निकालना, खाद देना, जुताई करना, अन्य कार्यों जो होते हैं, जो कीट व्याधियों का भी नियंत्रण उसके द्वारा अच्छा होता है। रेखांकन करने के समय में ये ध्यान देना है कि अपने ज़मीन के चारों तरफ देख ले कि किस तरह की ज़मीन है, उबड़ खाबड़ है या नहीं। उसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप समतल कर लें। उसके बाद आप रेखांकन करने के बारे में सोचिए और निश्चित दूरी पर आप जितने, जैसे आम के लिए, आम में बहुत सारी प्रभेद है और उसके लिए अलग अलग दूरियों का भी रेखांकन करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे बड़े पेड़ों के लिए 10 मीटर पर आप रेखांकन करेंगे, छोटे पेड़ों के लिए जैसे आम्रपाली, मल्लिका, इसके लिए 5 मीटर पर। हाई डेंसिटी अगर सघन बागवानी लगाना चाहते हैं तो आप 3 मीटर के दूरी पर आप इनका रेखांकन करेंगे। उसी तरह से आप नींबू के हैं, लीची के हैं, कटहल के हैं, अन्य जितनी भी चीज़ों के आप रेखांकन करेंगे उसको निश्चित दूरी पर आपको करने से सारी विधाओं के लिए अच्छा रहेगा। गड्ढे की खुदाई हमेशा अप्रैल मई माह में की जाती है। गड्ढों की खुदाई हमेशा रेखांकन करके ही करनी चाहिए, जिससे पौधे सही दूरी में होंगे। गड्ढों की लंबाई चौड़ाई हमेशा पौधे के हिसाब से रखनी चाहिए। और रेखांकन करने के बाद निश्चित दूरी पर आप गड्ढे कर ले जितनी दूरी पर, जैसे आम के लिए आप 1 मीटर लंबी चौड़ी और गहराई में गड्ढा कर देंगे। उसी तरह से अगर अमरूद करते हैं तो उसकी दूरी कम होती है, 5 मीटर की दूरी होती है। उसके लिए आप आधा मीटर की गहराई पर गड्ढा कर देंगे। नींबू के लिए भी आधा मीटर गहराई पर गड्ढा करेंगे, जो इसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई दोनों आधा मीटर रहेगी। कि आप 1-1 मीटर की दूरी, 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर गहराई पर जो आप गड्ढा करेंगे बड़े वृक्षों के लिए, उसकी आधे मीटर की मिट्टी एक तरफ अलग रखेंगे और आधे में जो मीटर की मिट्टी है वो एक तरफ रखेंगे। जो नीचे वाली निकाली गई है मिट्टी और ऊपर से निकाली गई है मिट्टी, ये दोनों को अलग रख करके आप ऊपर से निकाली गई मिट्टी को आप नीचे भरेंगे और नीचे से निकाली गई मिट्टी को ऊपर भरेंगे। और जो भी खाद की मात्रा है, जो निश्चित मात्रा उस क्षेत्र के अनुशंसित है, जैसे है गोबर की सड़ी हुई खाद होनी चाहिए। कभी भी कच्चे गोबर का खाद का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं तो कीड़े और व्याधियाँ लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। उसके बाद उस क्षेत्र के लिए जो अनुशंसित आपकी रासायनिक खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप रासायनिक खाद में DAP का प्रयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। प्रत्येक पौधे के ऊपर हम लोग शुरुआती दौर में आधा किलोग्राम DAP और आधा किलोग्राम पोटास की अनुशंसित मात्रा करते हैं बड़े वृक्षों के लिए। साथ ही आपको नीम की खल्ली 2 किलोग्राम। जब आपकी बारिश स्टार्ट हो जाएगी, शुरुआत होने लगेगी बारिश की, तो 2-3 बार बारिश होने पर आपके गड्ढे दब जाएंगे और उसी गड्ढे दब जाएंगे तब पता चलेगा कि आपको कि ये गड्ढे तैयार हो गए हैं, अब इसमें हम पौधे लगा सकते हैं। और उस समय आप जुलाई के माह में आप पौधे को आप उस पर लगा दीजिए। पौधों को हमेशा विश्वसनीय संस्था
या नर्सरी से खरीदें। नए पौधों को तैयार गड्ढों में रोप देना चाहिए। रोपाई जुलाई अगस्त में शाम के समय करनी चाहिए। पौधे को रोपने से 2 घंटे पहले लिपटी हुई घास पिंड और पॉलीथीन थैली को थोड़े समय के लिए पानी में रखकर उसमें भरी हवा को बाहर निकालें, जिससे पौधा लगाते समय पिंड की मिट्टी बिखरे नहीं। पौधा लगाने से पहले लिपटी हुई घास व पॉलीथीन थैली को मिट्टी के पिंड से हल्के से हटा देना चाहिए व जड़ों को पूरी तरह से बचा कर रखना चाहिए। लगाने के उपरांत ये ध्यान रखिएगा कि आपको सिंचाई करना अति आवश्यक है। आप लगाने के बाद पौधे में सिंचाई करना और स्टेकिंग करना कि पौधे को आप एक लकड़ी के सहारे ज़रूर बांधें, क्योंकि बरसात के समय में तेज़ हवाएं चलती हैं, जिससे कि पौधे टूटने का डर रहता है और नए पौधे में ज़्यादा ये समस्या देखी जाती है। तो ये ध्यान रखते हुए कि आप उसमें स्टेकिंग ज़रूर करें, जिससे कि आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। किसानों की आमदनी बढ़ाने की कवायद में जुटी सरकार पूरे देश में एरोमा मिशन के तहत औषधीय फसलों की खेती को बढ़ावा भी दे रही है। लेमन ग्रास भी ऐसी ही एक फसल है जो कि एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी का सबसे बेहतर सोर्स है। लेमन ग्रास ऑयल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल परफ्यूम और कॉस्मेटिक उद्योग में होता है। जैसे जैसे ये इंडस्ट्री बढ़ रही है, लेमन ग्रास की मांग भी बढ़ रही है, इसलिए किसानों के लिए ये फायदे का खेती बनती जा रही है। तो चलिए इसकी खेती के बारे में जानते हैं वन उत्पादकता संस्थान लाल गुटवा रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर योगेश्वर मिश्रा से। सर्वप्रथम मैं लेमन ग्रास के बारे में बताना चाहूँगा। ये घास कुल का प्रजाति होता है, ग्रेमिनी जिसको बोलते हैं फैमिली हम लोग। इसका एक सदस्य होता है और इसका बिहेवियर बिल्कुल घास की तरह होता है। इसका मतलब, कहने का मतलब ये कि ये घास की तरह ही व्यवहार करता है। ये चाहे आप इसको बहुत ही आर्द्र कंडीशन में या बहुत ही सूखे कंडीशन में ग्रो करना चाहें तो दोनों ही तरह की स्थिति के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। लेमन ग्रास, जिसे नींबू घास भी कहते हैं, इसकी खेती सिंचाई की सुविधा हो वहाँ तो हो सकती है, जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं हो वहाँ भी की जा सकती है। जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं होती वहाँ इसे बरसात में लगाएं और जहाँ सिंचाई हमेशा मिल सकती है वहाँ अधिक ठंड और अधिक गर्मी को छोड़कर कभी भी लगा सकते हैं। इसकी खेती उन क्षेत्रों के लिए अधिक फायदे वाली है जहाँ जंगली जानवर फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं, क्योंकि इसे कई जंगली या छोटे जानवर नहीं खाते हैं। साथ ही रोग कीटों की समस्या भी नहीं आती है। इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जो सॉइल कंडीशन जो होता है, दोमट मिट्टी और जो थोड़ा सा रेतीला मिट्टी होता है, ये इसके लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। अब मैं चर्चा करना चाहूँगा कि कैसे बीज हम प्राप्त कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय जो बागवानी मिशन है, इसके अनेक एजेंसी झारखंड में कार्यरत हैं। इवन के रांची सेंटर में इसकी बहुत ज़्यादा एजेंसीज कार्यरत हैं। इनके माध्यम से आज इसकी जो उन्नत प्रजाति है, जो कि सीमेप लखनऊ ने डेवलप किया हुआ है, रोज़ा करके एक वैरायटी है, हरित करके, ऐसे और अनेक 2-3 प्रजाति विकसित की है, जिसके अंदर ऑयल का कंटेंट बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से कृषक बंधु जो हैं चाहे तो ऐसी एजेंसी से संपर्क करके इसके बीज को प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब लेमन ग्रास के उपयोग के बारे में जान लें। इसके तेल से नींबू की तरह विशेष खुशबू आती है, जिसका प्रयोग दवाओं में, अच्छे स्टैंडर्ड का परफ्यूम बनाने में, सौंदर्य प्रसाधनों में और साबुन का निर्माण में किया जाता है। इसके अलावा इसके डंठल का भी निर्यात होता है। इसकी बाजार व्यवस्था की जानकारी के लिए आप नजदीकी कृषि विभाग में संपर्क करके ही इसकी खेती करें, जिससे आपको किसी तरह की परेशानी नहीं हो और आपका उत्पाद आसानी से बिक जाए। तो उसकी खेती करने के लिए हमको करीब 1 हेक्टेयर में कम से 4 या 5 किलो सीड की आवश्यकता होती है, बीज की आवश्यकता होती है। और बीज को हम पहले नर्सरी में ऐसी नर्सरी बेड लगा करके इसका छोटा पौधा तैयार कर सकते हैं और इस तरह से उगाए गए पौधे को हम खेतों में ले जा करके कम से कम 2 या 2.5 मीटर के स्पेसिंग पे हम इसको पूरे सघन रूप से इसको लगा सकते हैं। तो इस तरह से कम 1 हेक्टेयर क्षेत्र में आपको 35 से 40 हज़ार पौधे जो है आराम से लगाए जा सकते हैं। इसकी खेती सिंचित, असिंचित क्षेत्रों के अलावा सूखा, ऊसर और ढलान वाले खेतों में कर सकते हैं। इसकी खेती के लिए पुराने फसल से स्लिप लिया जाता है और इसकी रोपाई की जाती है। 1 हेक्टेयर में लगभग 60,000 स्लिप्स लगते हैं। लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हुए इसकी रोपाई करते हैं।
रोपाई से पहले खेत की तैयारी के समय गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डालें। अन्य रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं करें। अगर कंपोस्ट खाद उपलब्ध न हो तो उस दिशा में रासायनिक खादों का प्रयोग करना पड़ेगा। खड़ी फसल में खाद उर्वरकों के प्रयोग की कोई आवश्यकता नहीं होती। रोपाई के बाद अगर बरसात का दिन नहीं है तो शुरुआत में सिंचाई करनी होगी। इस तरह से आपकी फसल 5 से 6 माह के बाद कटाई के लिए तैयार हो जाएगी। इससे कटाई किस तरह से करें? तो प्रथम बार जब आप रोपण करते हैं उसके बाद कम से कम 3 या 4 में जो प्रथम कटाई होती है वो 3 से 4 महीने के बाद होती है। 3 से 4 महीने तो आप कटाई कर सकते हैं। उसके कटाई के लिए है कि कम से कम ऊपर 2 या 3 सेंटीमीटर हमको ऊपर छोड़ना पड़ता है, ठीक है, ताकि आने वाले समय में फिर वो एरिया जो है अच्छा पूरा भर जाए आपका खेत पूरी तरह से। तो इस तरह से 3 या 4 कटाई 1 साल के अंदर में हम कर सकते हैं और प्रति कटाई से कम 8 या 10 टन जो है प्रति हेक्टेयर उपज मीन्स लेमन ग्रास जो घास होता है वो हम तैयार कर सकते हैं। और इसको काट करके हम इसको एक सूखे एरिया में हम इसको सुखाते हैं, एक ड्राई एरिया में जो कि इनके शेडेड होता है, छायादार जगह पर इसको सुखाया जाता है। और यहाँ से फिर इसको जो आसवन करने वाला जो यूनिट है, डिस्टिलेशन यूनिट, वहाँ पर इसको सप्लाई किया जाता है। इसकी खेती में जहाँ तक लागत की बात है तो पहले साल 40 से 50 हजार रुपए प्रति क्विंटल लागत आती है। इसके बाद लागत कम आती है। आइए अब लाभ के बारे में बात कर लेते हैं। लाभ के बारे में बात करें तो कम से कम 250 किलोग्राम तेल का उत्पादन 1 साल में होता है और प्रति लीटर तेल का भाव 1000 रुपए भी मानकर चलें तो कुल आय 2,50,000 रुपए होती है, जिसमें से लागत निकाल दी जाए तो 2 लाख रुपए तक शुद्ध लाभ लिया जा सकता है। इसकी खेती में एक बात का और ध्यान रखना होगा कि आपके क्षेत्र में तेल निकालने की मशीन उपलब्ध हो या आप चाहें तो किसानों का समूह बनाकर तेल निकालने वाली इकाई भी लगा सकते हैं। इसमें वही आसवन इकाई प्रयोग में लाई जाती है जो मेंथा के लिए प्रयोग होती है। इस तरह से हम देखेंगे कि प्रति हेक्टेयर आप 3 या 4 बार कटाई करेंगे, प्रति हेक्टेयर 3.5 से 4 लाख जो इसका रेट चला हुआ है 1500 रुपये पर लीटर इसके ऑयल का रेट होता है। तो इस तरह से कम हम 1 हेक्टेयर में 3.5 से 4 लाख रुपए का उपज हम निकाल सकते हैं। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है। इसके माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की किस तरह से लेमन ग्रास की प्रजाति का आप खेती कर सकते हैं, किस तरह से इसको आय अर्जित करके आप अपने आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत सरकार, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग, मौसम केंद्र रांची द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर झारखंड के किसानों को सलाह दी जाती है कि आगामी 3 दिनों के दौरान राज्य में कुछ जगहों पर हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। आगामी 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आगामी 3 दिनों के दौरान सामान्य बादल छाए रहेंगे। मौसम के इस परिप्रेक्ष्य में किसानों को सलाह है कि धान की सीधी बुआई के लिए कम समय में तैयार होने वाली किस्मों जैसे बिरसा विकास धान 110, बिरसा विकास धान 111, वंदना ललाट सहभागी IR 64 इत्यादि में से किसी एक किस्म का चुनाव करें। फसल में खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए बुआई के 2 से 3 दिनों के बाद खरपतवारनाशी दवा प्रेटिला क्लोर का छिड़काव 4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर करें। मूंगफली की उन्नत किस्मों जैसे धरणी, बिरसा बोल्ड, बिरसा मूंगफली 3, बिरसा मूंगफली 4 और K6 का चयन करें। 28 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से बीज की बुआई करें। बीज को बुआई से पहले किसी फफूंदनाशी से बीज उपचार अवश्य कर लें। हाइब्रिड नेपियर की खेती के लिए 20 से 25 हजार जड़ प्रति एकड़ की दर से 30 × 75 सेंटीमीटर की दूरी पर पंक्तिबद्ध तरीके से लगाएं। जो किसान भाई शकरकंद की खेती के लिए प्राथमिक नर्सरी तैयार कर चुके हैं वो शकरकंद का द्वितीय नर्सरी हेतु खेत तैयार करते समय 500 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद या कंपोस्ट खाद मिला दें। जब पौधे 40 से 45 दिनों के हो जाएं तो 20 से 30 सेंटीमीटर के टुकड़े लतर से काटकर 50 × 30 सेंटीमीटर की दूरी पर लगा दें।
लतर रोपाई का कार्य हमेशा शाम के समय करें ताकि पौधों का प्रस्फुटन अच्छी तरह से हो सके। किसान भाई इस समय धान की फसल को पत्ती लपेटक कीट और तना बेधक कीट से फसल को बचाने के उपाय अपनाएं। अगर आपकी फसल 25 दिन से ऊपर की हो गई हो और खेत में पानी हो तो फसल पर रस्सी का फेरा दें। इससे इन कीटों की सुंडी पानी में गिरकर नष्ट हो जाएंगी। अगर खेत में पानी कम हो तो उस दशा में क्लोरांट्रानिलीप्रोले 0.4 GR की 10 किलोग्राम मात्रा या कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 4 GR की 20 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें। अरहर की फसल में वर्षा जल जमा न होने दें। अरहर की फसल से खरपतवारों को निकालें। इस फसल में पत्ती लपेटने वाले कीट का भी प्रकोप हो सकता है। नियंत्रण के लिए क्विनालफास दवा का छिड़काव करें। पशुओं को पेट के कीड़े मारने की दवा देकर लवण मिश्रित आहार प्रदान करें। खेतों से लाए गए हरे घास को 2 से 3 बार अच्छी तरह से धोकर खिलाएं। चारे के लिए बोई गई चरी, मक्का एवं बहु ऋतु जीवी चारा घासों की कटाई करें। पशुओं के रहने के स्थान को सूखा रखने एवं बारिश के पानी से बचाने के लिए उचित प्रबंध करें, जिससे कि वर्षा ऋतु से ऊपर हुए कीचड़, गर्मी एवं नमी जनित रोगों आदि का प्रभाव पशुओं पर न्यूनतम हो। पशुओं को संतुलित आहार दें, जिससे उनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता बनी रहे। मुर्गियों को टेट्रासाइक्लिन पाउडर 2 मिलीलीटर प्रति लीटर प्रति 100 मुर्गी की दर से दें, जिससे मुर्गियों को सफेद दस्त से बचाया जा सके। पीने के लिए ताज़ा एवं साफ पानी दें। मुर्गियों के रहने के स्थान को बारिश के पानी से बचाने के लिए उचित प्रबंध करें और उनके रहने के स्थान को सूखा रखने का प्रबंध करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम दौलतपुर, जिला भोजपुर के कृषक अभिषेक यादव ने। ये पशुओं के लिए यूरिया मोलेसिस वट्टिका बनाने के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो अभिषेक यादव जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आज मैं आपको यूरिया मोलासेस मिनरल ब्लॉक, जिसको इंग्लिश में हम लोग यूरिया मोलासेस मिनरल ब्लॉक कहते हैं और हिंदी में उसको हम पशु चॉकलेट कहते हैं, माने जानवरों के लिए चॉकलेट। तो ये जानवरों के लिए जो चॉकलेट जो हम बनाते हैं इंग्लिश में, जिसको हम यूरिया मोलासेस मिनरल ब्लॉक कहते हैं, ये किस तरह से फ़ायदेमंद है। इसको हम सीधे तौर पे कह सकते हैं फीडिंग ड्यूरिंग स्कार्सिटी। फीडिंग ड्यूरिंग स्कार्सिटी का मतलब है जब जानवरों को प्रचुर मात्रा में हरा चारा, सूखा चारा वगैरह उपलब्ध नहीं है, तो उस समय हम जो है सो एक पशु चॉकलेट जो है हम के रूप में यूरिया मोलासेस मिनरल ब्लॉक बनाकर और इसका संचय कर सकते हैं कि जब भी मतलब कि इन सब चीज़ों की दिक्कत आए तो ये पशु चॉकलेट जो है हम जानवरों को दें। पशु चॉकलेट यानी कि मिनरल बट्टिका को मिश्रण के द्वारा तैयार किया जाता है। ये दुधारू पशुओं के लिए ऊर्जा, प्रोटीन और खनिज तत्वों को आसानी से उपलब्ध कराने का बेहतर स्रोत है। तो पशु चॉकलेट की महत्ता बहुत है। पशु चॉकलेट बनाते कैसे हैं, पशु चॉकलेट की उपयोगिता क्या है। पशु चॉकलेट बनाने के लिए हम लोग उपयोग में लाते हैं, सीधा सीधी ऐसे कहते हैं, पशु चॉकलेट में क्या होता है, यूरिया, मोलासेस और मिनरल, 3 चीज़ की प्रमुखता होती है। तो यूरिया जो है नाइट्रोजन का सोर्स है, जो प्रोटीन का सोर्स है। मोलासेस जो है सो ऊर्जा का स्रोत है। मिनरल जो है सो शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, मतलब चयापचय शक्ति को वो बढ़ाता है। यूरिया मोलासेस मिनरल ब्लॉक पशुओं को खिलाने से उनको भरपूर मात्रा में पोषक तत्व तो मिलता ही है, साथ ही यूरिया के धीमी गति से अंतर्ग्रहण से जैव प्रोटीन का ज्यादा मात्रा में उत्पादन होता है, जिससे पाचन क्रिया बेहतर हो जाती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इसे बनाने की विधि के बारे में। पशु चॉकलेट बनाने के लिए आपको हम एक थंब रूल बताते हैं। जैसे कि 100 केजी हम मटेरियल तैयार करते हैं, तो 100 केजी में हमको
लगभग 40 से 45% उसमें सीरा डालना है, गन्ने का सीरा। उसके बाद 10% के करीब हमको सोयाबीन का खल्ली डालना है, 10% के करीब चोकर डालना है, उसमें 1% के करीब हमको नमक डालना है, उसमें 5% के करीब हमको बेंटोनाइट डालना है जो कि सीमेंटिंग मटेरियल है। अब जो है सो मेनली हम जोर दे रहे हैं मिनरल मिक्सचर पे है। तो मार्केट में रेडीमेड मिनरल मिक्सचर अवेलेबल है, बहुत सारी कंपनियों का मिनरल मिक्सचर अवेलेबल है, लेकिन उसमें देखना क्या है, उसमें देखना है कि जो मिनरल मिक्सचर हम खरीद रहे हैं उसमें 36% कैल्शियम और 18% के लगभग हमारा फास्फोरस है कि नहीं है। और जो सीमेंटिंग मटेरियल है बेंटोनाइट, वो बेंटोनाइट भी मार्केट में अवेलेबल है, और बेंटोनाइट कुछ नहीं है, वो सीमेंट में मिलाया जाने वाला तत्व है। ये सारा मटेरियल जब हम जुगाड़ कर लेंगे, ये सारा मटेरियल जुगाड़ कर लेंगे, जैसे सीरा, पहले तो सीरा जो है एक बेसिक जो है हमारा सीरा मिलाएंगे किस में, तो जो हम सोयाबीन का खल्ली और चोकर वगैरह यूज कर रहे हैं, सीरा हम उसमें मिलाएंगे। तो सीरा को हमेशा वो गर्म करके, वो गर्म करने के बाद जो है सो वो पूरा लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। लिक्विड फॉर्म होने के बाद सीरा को जो है हम चोकर और खल्ली वगैरह में मिलाएंगे, और फिर उसमें मिनरल मिक्सचर मिलाएंगे, अलग से नमक घोल के उसमें मिला लेंगे, फिर बेंटोनाइट मिलाएंगे, और मिलाने के बाद जो है वो एक सॉलिड फॉर्म में आएगा, और उसको फिर हम ईंट के खांचे में अच्छे से प्रेस करके, और उसको जो है बहुत ढंग से कंप्रेस करने के बाद एक मशीन भी आता है जो जिससे मतलब कि अच्छे से वो कंप्रेस हो जाता है पैर के दबाने से। वो मशीन मार्केट में अवेलेबल है, जो पशु चॉकलेट के IVRI का वो पेटेंट है, जो पशु चॉकलेट जो है सो IVRI का पेटेंट है, और वो मशीन भी IVRI का पेटेंट है जो मार्केट में आपको मिलता है, जिससे हम मतलब वो चॉकलेट जो है बहुत ही कंप्रेस्ड फॉर्म में, मतलब उसको प्रेस्ड फॉर्म में हम जो है ईंट की ढांचे में ढाल लेते हैं। यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक, जिसे किसान पशुओं का चॉकलेट और मिनरल बट्टिका आदि के नाम से जानते हैं, इसे पशुओं के आहार में कैसे सम्मिलित करें और इस बट्टिका को कितनी मात्रा में पशुओं को कब दें, चलिए इस बारे में हम आपको बताते हैं। जानवरों को प्रचुर मात्रा में हरा चारा, सूखा चारा वगैरह उपलब्ध नहीं है, तो हम इसमें जब हमारे पास जब भी मतलब कि इन सब चीज़ों की दिक्कत आए तो ये पशु चॉकलेट जो है हम जानवरों को दें। और इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जब हम पशु को ये चॉकलेट दें तो वो चॉकलेट जो है सो धीरे धीरे चाटे, ना कि अब जिस दिन चॉकलेट दिए, एक चॉकलेट लगभग उसके नाद में 1 सप्ताह तक चलता है। तो जो मिनरल की जो उपयोगिता है धीरे धीरे, जैसे खनिज लवण जो है सो धीरे धीरे उसको मिलता है। अगर हम सीमेंटिंग मटेरियल नहीं देंगे तो क्या होगा कि एक ही दिन में वो पूरा चॉकलेट खा जाएगा, जिससे क्या होगा कि यूरिया उसके बॉडी में ज़्यादा चला जाएगा, और जानवर जो है जानवर के लिए हानिकारक होगा। तो वो पशु चॉकलेट है जो खाने में हम एक दे देते हैं नाद में, और वो धीरे धीरे उसको चाटते रहता है, और सप्ताह भर में वो ख़त्म हो जाता है। तो जितना भी खनिज लवण की जो उपयोगिता है वो बॉडी में जो उसका रिक्वायरमेंट है वो उसको मिलता है। इसका प्रयोग आप सभी पशुओं के लिए कर सकते हैं। प्रतिदिन लगभग 400 से 500 ग्राम बट्टिका पशुओं को दे सकते हैं। दूध दोहने के समय या सुबह शाम के समय पशुओं को मिनरल बट्टिका खिलाना लाभप्रद होता है। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatta@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।